हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे पीएमएसएसवी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जो कि 29 सितंबर 2023 को पूरे भारत में होगी। उसी के संदर्भ में आज हम कक्षा 11 के लिए गणित का मॉडल पेपर लेके आए हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसमें बहुत से हम टर्म्स नहीं लिख पाते, उन्हें हम कॉपी पर लिख करके आपको समझाएंगे। इसमें आधे क्वेश्चन मैंने आज 15 लिए हैं जो पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को मैंने संदर्भ बनाया है जो पिछली बार पूछे गए। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं और आप भी अपने हाथ में ले लीजिए कॉपी और कलम, जिससे आप हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर करें और देखें आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो जो हमारी प्रायिकता होती है, मान लेते हैं पीई है और ना घटने की पीई डैश होती है और इन दोनों का सदैव एडिशन 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3 माइनस 1.5 या फिर 15% या फिर 0.7। आप सभी को मालूम है जो प्रायिकता होती है वो हमारी सदैव 0 या फिर 0 से बड़ी होती है, परंतु ये 1 या 1 से छोटी होती है। तो यहाँ पर 2/3 एक 0 और 1 के बीच आती है। 15% की अगर हम बात करें तो 15 बटे आप 100 करोगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी, ये भी देखिए 1 और जो है 1 0 के बीच रहेगा। 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच है, लेकिन माइनस, ये देखिए माइनस आ गया, वो 1 से यानी 0 होता है लेकिन 0 से भी छोटा है। इसका मतलब किसी की भी प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, ईंट पासे को फेंकने पर ऊपर फलक पर 3 से बड़े अंक आने का क्या प्रायिकता है? तो देखिए जब पासा फेंकते हैं तो उसमें टोटल संभावनाएं हमारी 6 आती हैं, लेकिन अगर 3 से बड़े अंक की बात की जाए तो उस पर 1 2 3 4 5 6 ही फलक होते हैं। 3 से बड़े कौन हो गए? 4 5 6, यानी 3 संभावनाएं हैं कि 3 से बड़े हों। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब जो 3 से बड़े अंक की प्रायिकता आने की होगी 1/2, यानी ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन डी को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए बच्चों, ये मान लीजिए कोई खंभा है और इसकी परछाई भी इतनी ही बड़ी, मान लो ए बी, ये खंभा है, उसकी परछाई BC है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये कितना होगा? यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों ये थीटा होगा। अगर ये इसकी ऊंचाई x है तो इसकी परछाई भी x होगी, जो कि प्रश्न में दिया गया है। अब अगर हम इसमें टेंजेंट ले लें यानी tan थीटा ले लें, तो आपने पढ़ा भी होगा कि tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बच्चों हो गया x, आधार भी हो गया x, एक एक कट जाएगा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब tan में अगर ये थीटा है, tan थीटा इक्वल टू tan में वैल्यू किसकी 1 होती है? 45 की। इसका मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45, यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा उस समय होगा 45। अगला प्रश्न आपके सामने है, साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा? ये कुछ गलती से लग गया, तो आपने देखिए फार्मूला यहाँ पे साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री बराबर आप लिख सकते हो, साइन को अगर आप लिखोगे 90 माइनस 72 बटे cos 72, तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा की जगह 72 है बटे cos 72, दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू 1 आएगा। यानी इसका मतलब साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्रीज की वैल्यू
जो है इसको जब हम हल करेंगे वो 1 आएगा। अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सपोज करिए ये आपका कोई एक यहाँ पर बिंदु है और ये आपका वृत्त है, तो इस पर देखिए ये और ये, यानी इसके ऊपर मान लो ए से हमने 2 स्पर्श रेखाएं, 2 से ज्यादा कहीं भी स्पर्श रेखाएं आप खींच नहीं सकते। तो किसी भी बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर आप 2 से अधिक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट नहीं खींच सकते। अगला प्रश्न है, बिंदु आपके सामने दिया गया बिंदु P माइनस 6,8 की मूल बिंदु से दूरी, यानी 2 बिंदु आपके सामने हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक कोई बिंदु यहाँ पर P है जिसके निर्देशांक 6,8 है, दूसरा मूल बिंदु है O जिसके 0,0 होते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बच्चों। ये हो गया 0 माइनस 8 का। तो ये हम जब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो 0 प्लस 6 तो 6 ही रहेगा, 6 36 और ये 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम 64 बच्चों प्लस का आएगा, दोनों को जोड़ देंगे अंडर रूट 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल होता है 10, तो यहाँ पर 10 यूनिट यहाँ से आंसर निकल आएगा। काफी आसान सवाल था। अगला प्रश्न आपके सामने है, समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज कैसा बनेगा। मतलब एक कोई आपके सामने समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी, ये दोनों अगर भुजाएं बराबर हैं, इनके मध्य बिंदु और नीचे का जो भुजा है जो इक्वल नहीं है, इनके अगर मध्य बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक थ्योरम है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज को तीनों बिंदुओं को उसकी जो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो उससे भी समद्विबाहु त्रिभुज ही बनता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका समांतर श्रेणी से है, किसी समांतर श्रेणी में यदि डी का मतलब हो गया आपका सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस 4 है, n की संख्या 7 यानी पदों की संख्या, और ये an बराबर 4 है, तो a का मान क्या होगा। चूंकि हमें पता है फार्मूला, देखिए an बराबर 4 है और an बराबर क्या होता है बच्चों कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया बच्चों 4 के बराबर। अब आप जैसे इसमें वैल्यू रखोगे, a नहीं पता है तो a रख लीजिए, प्लस n की वैल्यू यहाँ कितनी है 7 है, 7 माइनस 1, डी आपका माइनस 4 है, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, और इक्वल टू आप यहाँ क्या कर दोगे 4। अब आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे, a प्लस 6 में से 1 चला जाएगा, 7 में से 1 चला जाएगा, 6 बचेगा, 6 को माइनस 4 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा a माइनस 6 चौक बच्चों 24 बराबर 4। तो यहाँ से a बराबर जब निकालोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 24 अर्थात यह आ जाएगा 28। तो यहाँ पर 28 ऑप्शन डी वाला आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समीकरण x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। चूंकि यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड पहले से ही दिए हैं, तो सबसे पहले अगर ये हम समीकरण देखें x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो जब पहला गुणनखंड में x इक्वल टू 0 कर सकते हैं, दूसरा कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 0 सॉरी 3, तो इसका मतलब इसके जो मूल होंगे, पहला मूल आएगा 0, दूसरा 3, तो इसका जो हल होंगे या शून्य जो होंगे वो 0,3 होंगे। तो 0,3 ऑप्शन डी में आपको मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का योगफल 8 है और अंतर 2 है तो संख्याएं हैं। चूंकि तो बहुत आसान है, पहले से अगर हम चेक करेंगे तो 6 और प्लस 2 तो 8 है, लेकिन दोनों का अंतर 4 2 नहीं है, इसका मतलब ये तो हो नहीं पाएगा। दूसरा देखिए 5 और 3 मिला के बच्चों होता है 8, और दोनों का अंतर अगर हम करते हैं तो ये आता है 2, इसका मतलब यहाँ पर जो 2 संख्याएं होंगी वो 5 और 3
होंगी, जो कि आपको ऑप्शन से ही लगा लेना है। अगला प्रश्न है, रेखाएं x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? दोनों को हल करना होगा। चूंकि x की वैल्यू आपको पहले से ही पता है 0 है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें? 2x प्लस 3y बराबर 12 में। चूंकि x की यहाँ पर वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 12, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 3y बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 12 बटे आपका 3, 3 एकम 3 चौकू 12। इसका मतलब इसका प्रतिच्छेद जो बिंदु होगा, x बराबर 0 और y बराबर कितना निकला है? 4, तो 0,4, तो 0,4 देखिए बी वाला ऑप्शन है। आप बहुत जल्दबाजी मत करिए, अगर इधर से उधर कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा, और अगर साइन भी गलत हुआ तब भी आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? पाई 22/7, 3.14 या फिर √2। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन ना करें, सदैव याद रखें कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें p अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती, अप्रोक्सीमेशन में होती है। 22 एक परिमेय संख्या है। चूंकि पाई का ही मान 3.14 भी शॉर्टकट में लिखा जाता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आगे ये कटना, आगे इसको डेसिमल जो है शांत करके दिखाया गया है। अगला √4 है, लेकिन देखिए पूर्ण वर्ग है, इसका करोगे तो 2 आएगा। तो जितनी भी जो पूर्ण वर्ग नहीं होते वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे वो आपका √3 हो, √2 हो, √5 हो, या फिर √7 हो, √6 हो, जितनी भी संख्याएं सारी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, तो अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन बेहद आसान है, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा? सभी बच्चे जानते हैं, अगर मैं आयतन की बात करूं तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब जहां पर ये r है, अब ये r जो है ये आपकी r हो गई आधी, यानी r/2, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई। अब r की जगह r बटे हम 2 रखेंगे, उसका क्यूब करेंगे, ठीक है, तो ये आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³/8। अब चूंकि कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो आयतनों का अनुपात, तो आपको आयतन जो निकालना है पहले बड़े गोले से छोटे गोले पे निकालना है। तो बड़े गोले का आयतन था, देखिए 4/3 पाई r³, ये हो गया 4/3 पाई r³/8। तो देखिए 4/3 4/3 पाई पाई r³ कट गया, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8/1 अर्थात 8:1, यानी हमारा ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए अच्छा सा एक प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है एवं उसकी एक जीवा 16 सेंटीमीटर है, तो जीवा से केंद्र की दूरी क्या होगी? अब आप इसको एक वृत्त को कहीं पर भी आप बना लीजिएगा बच्चों, ऐसे मान लेते हैं ये हमारी जीवा है और ये हमारा केंद्र है। यहाँ से त्रिज्या आपकी 10 दी गई है, और ये चूंकि 16 पूरी है तो इसका आधी अगर मैं देखूं, इसको केंद्र से मिलाऊं, परपेंडिकुलर होगा तो ये 8 इधर होगी, 8 इधर होगी, और ये केंद्र है तो केंद्र से दूरी कितनी मान लेते हैं? ओ ए, और ये बी है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ओ ए जो है हमारा, ओ बी बराबर, यानी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ओ ए 10 का है बच्चों, तो 10 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे। ओ ए तो निकालना ही है कि केंद्र से कितनी दूरी है, ये 8 का स्क्वायर कर दोगे, 10 दाम बच्चों 100 होता है, माइनस ये 8 का करोगे, 8 8 64, इधर लेके आ जाओगे तो ओ ए स्क्वायर। अब आप ओ ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों 36, ये देखिए घटाओगे जब, तो ओ ए बराबर √36, 36 का वर्गमूल 6 होता है। स्वाभाविक रूप से जो केंद्र से दूरी होगी, त्रिज्या उसकी जो जीवा से जो इसकी दूरी होगी केंद्र से जीवा की, ये आपकी अभी हमने निकाला था 6 सेंटीमीटर, तो ये बच्चों 6 होगी। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑप्शन आपको दिया गया। तो कुल मिला के आज इतने ही प्रश्न है, बाकी जो प्रश्न है वो मैं आपको एक कॉपी पर लिख करके पूरे समझाऊंगा, क्योंकि उनको जो है टेक्निकली आप इन पर स्क्वायर वगैरह नहीं लगा सकते,
इस वजह से। तो कुल मिला के हम एक एक चैप्टर आपको कराएंगे, एक एक क्वेश्चंस कराएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपको और अच्छे वीडियो बना सकें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और उसी के अनुरूप आपको अगले वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।